एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th और अपना जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम आज बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका टाइटल है राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1953 ईस्वी को। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसकी बात करें तो श्री राजगोपालाचारी जो हैं वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम के नाम से जानते थे। रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये योगदान किसने दिया? जिन्होंने रियासतों को भारत में मिलाया तो वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को नाम दिया गया बांग्लादेश। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने सबसे प्रमुख चुनौती क्या प्रस्तुत हुई? पहला है भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना, दूसरी है लोकतंत्र को कायम रखना, तीसरा है आर्थिक विकास करना और गरीबी को समाप्त करना। तो ये तीनों ही चुनौतियां थीं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की जो संख्या थी वो पूछी गई है। तो वो कुल रजवाड़ों की संख्या थी 565। नेक्स्ट है, नोआखली वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये नोआखली जो है ये वर्तमान बांग्लादेश जो अपना पड़ोसी राज्य है वहाँ पर ये जगह स्थित है। 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उस भाषण को भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो इस नाम से उसको जाना जाता है। 1951 ईस्वी में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या मानी गई थी? तो वो था कुल आबादी का 12%। विभाजन पर बनी किन्हीं दो फिल्मों के नाम बताओ? तो उसमें पहली फिल्म है गरम हवा, दूसरी फिल्म का नाम है पिंजर। दोनों ही पिंजर विभाजन की विधि पर आधारित है। विभाजन से पहले अधिक प्रभावित दो राज्यों के नाम आपको बताने हैं, एक तो पंजाब और दूसरा पश्चिमी बंगाल। ये विभाजन के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य थे। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब रखा और कहाँ पर रखा? तो प्रथम बार महात्मा गांधी ने उपवास जनवरी 1948 ईस्वी को रखा और वो कहाँ पर रखा था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को की थी। अंग्रेज़ों की भारत के प्रति क्या नीति थी? तो अंग्रेज़ों की भारत के प्रति हमेशा यही नीति रही है, फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस राज्य के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? तो वो थे त्रावणकोर के राजा ने। संविधान सभा में शामिल होने से किस रियासत के नवाब ने मना किया था? तो वो थे भोपाल के नवाब। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए
एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता था? तो उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट है, ऐसी 4 रियासतों के नाम आपको बताने हैं जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाइयों से हुआ था। तो वो 4 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया था? तो वो थे तेलंगाना के किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का निज़ाम आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करता था। उस अर्धसैनिक बल के साथ वो आता था तो उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको रजाकार के नाम से जानते थे। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो मणिपुर के शासक थे बोध चंद्र सिंह। भारत का वो कौन सा प्रांत है जहां सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? तो वो प्रांत है मणिपुर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की थी? तो वो था 1920 ईस्वी का नागपुर अधिवेशन। भाषा के आधार पर इस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुए तो उस प्रांत का नाम है मद्रास। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश से अलग राज्य की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो वो थे पोट्टी श्री रामुलु। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया था। आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कब की? इसकी घोषणा दिसंबर 1952 को की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये बना था 1953 ईस्वी में। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग करके बनाया गया था? तो वो था तेलंगाना। तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और उसे अलग राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया था। और यही तेलंगाना जो है भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्य बने थे? 2014 से पहले भी 3 राज्य नए बने थे। तो उसमें है पहला छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, दूसरा है उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, फिर है झारखंड जो बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दोनों कब राज्य बने थे? तो ये दोनों 1927 ईस्वी को राज्य बने थे। अगला क्वेश्चन है, 1972 ईस्वी में असम से कौन कौन से राज्य बनाए गए थे? तो वो थे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। नागालैंड राज्य कब बना था? तो ये बना था 1963 ईस्वी को। 1966 ईस्वी में पंजाब से कौन कौन से राज्य बनाए गए थे? तो वो थे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 ईस्वी में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो वो थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1947 ईस्वी की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले 2 प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? पहला था फैज़ मोहम्मद फैज़, दूसरा अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को की गई थी। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन जो है वो किसने किया था? तो नागमणि पत्रिका का संपादन अमृता प्रीतम के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो वो हुआ था धर्म के आधार पर। कौन से प्रसिद्ध मुस्लिम नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध थे, खिलाफ थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए?
तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1960 ईस्वी में बम्बई से बने थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को समझाते हुए राज्यों का पुनर्गठन समझाइए एवं जो भी सिफारिशें थी उनका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। जवाब हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी, जिसके कारण केंद्र सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग नामक संस्था का गठन किया। फिर हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश। इसकी सिफारिश में हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण जो है वो वहाँ की बोले जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया, जिसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण हम देखें तो इसमें पहला है एक लोकतांत्रिक कदम। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया है। दूसरा आलोचनात्मक विश्लेषण है सीमांकन का समरूप आधार। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राज्यों को एक समरूप आधार प्राप्त हुआ। तीसरा विश्लेषण है इसका एकता को बल। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। अगला है विभिन्नता के सिद्धांत की स्वीकृति। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। पहली थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती कि राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार किया जाए। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौती बन गई थी। यहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, वर्गों, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। इसमें एकता कायम करना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र और उपक्षेत्र की पहचान को बनाए रखते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम रखना था। दूसरे देशी राज्यों को भारतीय संघ में विलय के लिए राजी करना भी एक गंभीर संकट बना हुआ था। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र को बनाए रखना। देश के सामने दूसरी प्रमुख समस्या ये थी कि देश में लोकतंत्र को कायम करने की किस प्रकार किया जाए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया था, लेकिन भारतीय जनता जहां अशिक्षित वर्ग बड़ा था, वहां लोकतांत्रिक व्यवहार जो संविधान पर आधारित हो बनाए रखना एक गंभीर चुनौती बनी थी। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सबसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति तक न्याय मिले, यह भी एक सबसे प्रमुख चुनौती थी। तीसरी प्रमुख चुनौती की बात करें तो वो थी आर्थिक विकास हेतु रूपरेखा तैयार करना। इसमें आ जाएगा स्वतंत्रता के समय भारत के सामने आने वाली तीसरी जो प्रमुख समस्या थी वो थी भारत में आर्थिक विकास के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करना। अतः देश के सामने संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार गरीबी को खत्म करने के लिए योजना बनानी थी। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों की विवेचना आपको करनी है। तो भारत विभाजन के समय अनेक कठिनाइयाँ सामने आई, जिनमें पहली थी मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना। स्वतंत्रता के समय में 2 क्षेत्र, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में, ये 2 मुस्लिम इलाके थे।
जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पूर्वी और पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य संख्या वाले क्षेत्र को जोड़कर एक किया जा सके। दूसरी कठिनाई थी प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पाकिस्तान में जाने के लिए राजी न होना। मुस्लिम बहुल हर क्षेत्र पाकिस्तान में मिलना चाहता है हो, ऐसा भी नहीं था। विशेष रूप से पश्चिम की जो सीमा है, वहाँ जो प्रांत थे जिसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। वो एक राष्ट्र के सिद्धांत पर बल देते थे। फिर है पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। तीसरी जो कठिनाई थी वो थी बंगाल और पंजाब में अनेक हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी। इन प्रांतों का बंटवारा किस आधार पर किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी थी। अगली थी अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। ये लोग परेशानियों से गुजर रहे थे। जैसे ही देश का विभाजन हुआ, वैसे ही दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे उन पर हमले शुरू हो गए थे। आबादी अनियोजित रूप से स्थानांतरित हुई और बहुत से लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा था। इस प्रकार विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और संपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि दोनों समुदाय हिंसा का शिकार भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के परिणामों को स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब हो जाएगा 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के फलस्वरूप एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने के लिए विवश हो गई, मजबूर हो गई। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। यह स्थानांतरण मानव इतिहास के ज्ञात अब तक के सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक माना जाता है। भारत विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जिसके निम्नलिखित परिणाम हमारे सामने प्रकट हुए। पहला परिणाम, दो नए देशों का उदय होना। अगस्त 1947 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया को धर्म के आधार पर दो देशों में बांट दिया गया। मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान और हिंदुओं व अन्य संप्रदायों के लिए हिंदुस्तान देश का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है आबादी का स्थानांतरण। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के फलस्वरूप एक जगह की जो आबादी है वो दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गई। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा हुआ था। लाखों की संख्या में आबादी का यह स्थानांतरण इतिहास के ज्ञात अब तक के सबसे बड़े स्थानांतरणों में एक माना जाता है। अगला है भौतिक परिसंपत्तियों का बंटवारा। भारत विभाजन के दौरान प्रत्येक चीज़ का बंटवारा किया गया। इस विभाजन में न केवल संपदा, लेन देन और परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ, बल्कि टेबल, कुर्सियों, टाइपराइटर और पुलिस के जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी बंटवारा किया गया। इसके साथ ही डाक और रेलवे विभाग के कर्मचारियों का भी इसके आधार पर बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार। भारत विभाजन के दौरान महिलाओं और बच्चों पर अत्यधिक अत्याचार किए गए। अनेक बच्चे अपने माता पिता और परिवार से बिछुड़ गए। महिलाएं जो थी उनको दूसरे धर्म के लोगों ने जबरन अगवा कर लिया, उनसे जबरन शादी की और उनका धर्म भी जबरन परिवर्तित करवाया। अनेक परिवारों ने कुल की इज्जत के नाम पर बहू बेटियों को मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर के भारत संघ में विलय के लिए उत्तरदायी घटनाओं का वर्णन आपको करना है। इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर के भारत संघ में विलय के लिए आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया
कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है वो हमेशा बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 ईस्वी के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर ये चुनाव करवाए गए थे। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां थी वो कांग्रेस की इस विचारधारा के खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराज़गी की भावना पैदा हो गई। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। अगर आपको भारत का जो मैप है वो याद है तो वहाँ आपको कुर्ग, जूनागढ़, अजमेर, कूच बिहार इनको दर्शाना है, या फिर अथवा में है हैदराबाद, दिल्ली, सिक्किम, मणिपुर, इनको आपको आपके मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ आप नए भारत का मानचित्र देख सकते हैं। ये मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। इसमें भारत के जो 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, और उनकी जो कैपिटल हैं, राजधानियाँ हैं, उनके नाम, और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो लद्दाख सबसे ऊपर है और इसकी राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ सारे स्टेट आप देख सकते हो। और ये 7 बहनों वाला स्टेट है, इसमें 7 स्टेट यहाँ शामिल हैं। और भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हो। अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से जो स्टेट हैं वो दूसरे देशों के टच हैं, संपर्क में हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो हरियाणा जो है ये किसी भी दूसरे देश से टच में नहीं है। इस प्रकार आप ये मैप देख सकते हो। ये नीचे का भाग है इंडिया का। भारत का सबसे दक्षिणी जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। तो यहाँ आप ये श्रीलंका देख सकते हो। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।